बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बच्चों, अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के हवाले से बात करें तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ शॉर्ट क्वेश्चन में इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस, ये वाला जो पोर्शन है ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कुछ डेरिवेशन भी है कि आपने वो कंडीशन बताएं कि जिस कंडीशन में रियल गैस बिहेव करती है एज एन आइडियल गैस, तो वो कंडीशंस क्या है और उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हम इसके लेक्चर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बट द मेन थिंग कि हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन क्या करती है। जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल, रुडोल्फ एंड क्लॉजेस डेवलप्ड अ थ्योरी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस। मतलब कि ये चार साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, एक थ्योरी डेवलप की जो कि हमें गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जिसको यूज करते थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसका मेन पॉइंट है इस थ्योरी का। इट रिलेट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद इट रिलेट मैक्रोस्कोपिक, ये मैक्रोस्कोपिक है, सॉरी, इट रिलेट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसी भी गैस की क्या क्या हो सकती हैं, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, ये उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी जो हम गैस मॉलिक्यूल्स की देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाती है। ठीक है। अब इसने हमें क्या किया, एक रिलेशन दिया, जिस रिलेशन के अंदर हम इन दो प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट कर पा रहे थे, जहां पे हमारे पास फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया। फिर हमने वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई जिसके ऊपर फिर आप सेकंड ईयर में एक पूरे की पूरी डिस्कशन करने वाले हो। बट अभी के लिए कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस रिलेट हुई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अब आप बहुत कोई सोचेंगे कि वो रिलेशन क्या था। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैं आइडियल गैस को एक्सप्लेन करा था तो उसमें मैंने ये एक इक्वेशन लिखी थी। ठीक है। ये इक्वेशन क्या है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 n ओवर v इंटू एम वी स्क्वायर। अब ये वाला v जो है ये वॉल्यूम है और ये v जो है तो ये क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये वेलोसिटी का रिलेशन आ रहा है किसके साथ, प्रेशर के साथ। और इवन कि हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कहते थे कि इज इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियोस देख लें, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलेट कर रही है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हुई। टेम्परेचर क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हुई। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन था, तो यहां से फिर हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक नई ब्रांच आई थी, बट वो आप सेकंड ईयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि इट एक्सप्लेन्स हाउ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी एक्सप्लेन करती है कि अगर हम लोग मोशन ऑफ पार्टिकल्स को चेंज करें, ठीक है, तो वो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है। और हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो हम लिखते हैं PV इक्वल्स टू nRT, और ये हमारे पास एक इक्वेशन है P इक्वल्स टू 1/3 n ओवर V इंटू mv स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके कुछ एजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो पॉइंट्स हैं इसके, ये हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि आपके पास एक फाइनाइट वॉल्यूम हो गैस का, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, गैसेस के। ठीक है। अब छोटे से कंटेनर में भी गैस मॉलिक्यूल ले लें, कोई गैस ले ले, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात, the size of molecule is much smaller than the separation between them। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है और उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, तो जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो लेस देन होता है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से। मतलब कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है,
तो अब इनका साइज देख लें और अगर मैं इनके दरमियान की सेपरेशन देख लूं तो सेपरेशन जो है इनकी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने एक पॉइंट दिया। उसके बाद कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज द डायरेक्शन आफ्टर एवरी कोलिजन। मतलब कि गैस मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर हम बात करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अब वो अपने मोशन को, जब उनके दरमियान कोलिजन होती है तो कोलिजन की वजह से वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपस में इलास्टिक कोलिजन करते हैं। कौन से कोलिजन करते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन से क्या होता है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, उनकी कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो यही पॉइंट लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज द डायरेक्शन आफ्टर एवरी कोलिजन। Collision between the molecules and with the wall of container are assumed to be perfectly elastic. ठीक हो गया। ये वो assume कर रहे हैं, ये assumptions हैं। ठीक हो गया। अब वो रियल गैस के अंदर वो इलास्टिक कोलिजन होती है ये नहीं होती, वो बात की बात है। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एजम्पशंस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के एज्यूम किया गया कि एक तो उनके जो कोलिजन होगी, कोलिजन की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। और दूसरा ये कि वो जो, अब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो इट्स मीन कि उनकी जो कोलिजन होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। चाहे वो आपस में कोलिजन कर रहे हो, चाहे वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन कर रहे हो। ठीक हो गया। तो उनकी जो कोलिजन रहेगी वो इलास्टिक रहेगी, मतलब कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। और दूसरा, यहाँ के मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग अ कोलिजन। अब ये तो हमारे पास आइडियल गैस की सारी कंडीशंस है। ठीक हो गया कि जब वो कोलिजन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस। अब ये हमारे पास इस पूरे टॉपिक में ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास ऐसी कंडीशन बताएं कि जिसके अंदर रियल गैस बिहेव कर सके एज एन आइडियल गैस। ठीक हो गया। तो अब देखो कि किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए दो चीजें चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक लो प्रेशर और एक हाई टेम्परेचर। अब देखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस विल बी लो। ठीक है, उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी लार्जर एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। मतलब कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहां पे है, तो जाहिर बात है उनके दरमियान का डिस्टेंस कम है, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। बट अगर हमारे पास यही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चले जाए तो अब उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो इसमें कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। और आइडियल गैस के अंदर हम यही बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं होती, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है। तो अब रियल गैस को इस बिहेवियर को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। अब इन दो कंडीशंस पे उसकी डेंसिटी इफेक्ट होती है। ठीक हो गया। तो डेंसिटी जब इफेक्ट हो, देयरफॉर द रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। ठीक है। अब डेंसिटी कैसे इफेक्ट होती है तो उसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इस साइड को जरा मिटा देता हूं। अब देखिए, हम लोग प्रॉपर एक रिलेशन डिराइव करेंगे डेंसिटी, जिसके अंदर हम लोग ना रिलेशन फाइंड करेंगे डेंसिटी के अंदर दरमियान, प्रेशर के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। अच्छा, अब देखिए हमें पता है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए मेरे पास ये जो एन है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉरी मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, मॉलिक्यूल्स कह रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। और फिर इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, ओ सॉरी
मैंने उल्टा करके लिख दिया। कैपिटल एम से बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास को, और स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास को। ठीक हो गया। तो अब इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, पीवी इक्वल्स टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम और साथ में आर टी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस m को उधर ले जाता हूं और इस v को नीचे लाके डिवाइड कर दूं, मतलब कि सिंपल इस v को नीचे लाके डिवाइड कर दूं तो प्रेशर अपनी जगह पे m r t डिवाइडेड बाय v और साथ में कैपिटल M। ठीक हो गया। ये v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, मास ओवर वॉल्यूम, और ये तो इक्वल होता है डेंसिटी के, रो के इक्वल होता है। तो मैं इस इक्वेशन को यूं लिख लूंगा कि P इक्वल्स टू रो आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक हो गया। अब मैं अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि डेंसिटी के लिए हमने इक्वेशन निकालनी है, तो डेंसिटी को यहां पे रहने दो, M को उधर ले जाओ, आर टी से डिवाइड कर दो। ठीक हो क्या। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m उधर चला जाएगा तो ये m साथ में p हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर टी और इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें r मेरे पास जो है वो क्या है कि हमारे पास r जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक हो क्या। r हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है कि नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक हो क्या। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वालिटी साइन को खत्म करना चाहता हूं। ठीक है। तो जब इक्वालिटी साइन को हम खत्म करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको भी वहां से हटा देते हैं। ठीक है। और हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं। तो अब देखो मैं यूं कर लेता हूं कि रो इज प्रोपोर्शनल टू, अब आर भी गया, इक्वालिटी भी गई। ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट और इक्वालिटी, जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में कन्वर्जन करते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, साथ में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है। यहां से अब मैंने कांस्टेंट को भी रिमूव कर दिया और इक्वालिटी को भी रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अब ये दोनों हट गए तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एम पी डिवाइडेड बाय टी। ठीक हो गया। ये मेरे पास फाइनल रिलेशन निकल के आ गया डेंसिटी के लिए। ठीक है। अब इसमें देखें, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है प्रेशर के ऊपर, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेट कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। अब देखो, मुझे अगर डेंसिटी, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी ऑफ गैस विल बी लो। ठीक हो गया। अब एट कहां पे लो होगी, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देख ले, हमारे पास प्रेशर के साथ इस डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर तो मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर मैं प्रेशर लो करता हूं तो डेंसिटी लो होगी। ठीक हो गया। बट दूसरे एंड पे देखें तो टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी लो होगी। ठीक हो गया। और अगर मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को भी लो करता हूं और प्रेशर को भी लो करता हूं, तो प्रेशर के लो करने से डेंसिटी लो होगी, बट टेम्परेचर के लो करने से डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल जो ये रेशियो है तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। डेंसिटी चेंज नहीं होगी। बट अब मुझे अगर डेंसिटी चेंज करनी है तो मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हाई करने से डेंसिटी लो हो गई, प्रेशर को लो करने से डेंसिटी लो हो गई। तो द डेंसिटी ऑफ गैस विल बी लो, the distance between the molecules will be larger and the intermolecular forces are negligible। ठीक है। डेंसिटी के लो होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। जब वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, सिंपली हमारे पास उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती जाएंगी, और जब वो वीक होंगी तो हमारे पास कोई भी रियल गैस एज अ आइडियल गैस बिहेव कर सकती है। ठीक हो गया। तो ये इसकी डेरिवेशन है, आप लोगों ने इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है। यहां तक ये रिलेशन डिराइव करना है और फिर उसके बाद आपने इसको जस्ट एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंट आप इस रिलेशन के बाद भी लिख सकते हो, या ये पॉइंट लिख के फिर ये रिलेशन लिख सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। बच्चों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।